आज हम जानेंगे ऑपरेशन मेघदूत का असली सच। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस वैली पर और कैसे हमारे जवानों ने उस जमा देने वाली बर्फबारी का सामना किया। 26 जून 1987 सुबह के 3 बज रहे थे। तापमान -40 डिग्री, ऑक्सीजन समुद्र तल से आधी, जगह सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया की सबसे ऊंची जंग का मैदान। एक भारतीय सैनिक नायाब सूबेदार बाना सिंह बर्फ की 457 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ रहा था। नीचे 3000 फीट की खाई, ऊपर पाकिस्तानी सेना के सबसे मजबूत चौकी कायदे आजम पोस्ट। दुश्मन के पास बंकर, मशीन गन, ग्रेनेड, हमारे पास रस्सियां, बर्फ की कुल्हाड़ियां और एक ऐसा इरादा जिसे कोई तोड़ न सके। बाना सिंह और उनकी 5 लोगों की टीम 7 महीने से इस मौत के पहाड़ पर तैनात थी। दुश्मन से सीधे भिड़ने से पहले उन्होंने अपने ही 17 साथियों के शव बर्फ से निकाले थे। अपने कमांडिंग ऑफिसर की लाश जो 38 साल बाद मिली थी। उस दिन 26 जून 1987 को बाना सिंह को एक आदेश मिला था, चढ़ो, मारो और पोस्ट पर तिरंगा फहराओ। लेकिन सवाल यह है, जब पाकिस्तान सियाचिन को आज भी अपना बताता है, जब कारगिल युद्ध में उसी रास्ते से घुसपैठ हुई, तो क्या हमने सच में बदला ले लिया था? या ऑपरेशन मेघदूत सिर्फ एक सैन्य जीत थी या एक लंबी प्रतीक्षा की शुरुआत? दोस्तों, ये कहानी है बर्फ से भी ठंडे इरादों की, चुपके से रची गई साजिश की और उस बदले की जो 1984 में शुरू हुई और आज तक खत्म नहीं हुई। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत। समझने के लिए हमें 1949 में जाना होगा। कराची समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लाइन तय की गई, आज की LOC। लेकिन एक समस्या थी, मानचित्र पर एक अजीब सी बात थी। NJ 9842 नाम के बिंदु तक तो सब साफ था, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। बात समझिए, समझौते में लिखा था सीज फायर लाइन टर्मिनेट्स एट NJ 9842, यानी LOC का अंत हो गया। फिर आगे क्या हुआ? चुप्पी। पाकिस्तान ने इस चुप्पी को हथियार बनाया। उसने 1970 के दशक में अमेरिकी मानचित्रों पर NJ 9842 से काराकोरम दर्रे तक एक डॉटेड लाइन खींच दी, मतलब पूरा सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तानी दावे का हिस्सा। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने 1978 में सियाचिन पर पर्वतारोहण अभियानों के लाइसेंस देना शुरू किए। उसने विदेशी पर्यटकों को पाकिस्तानी वीजा पर सियाचिन भेजा। कार्टोग्राफिक आक्रामकता नक्शे के जरिए कब्जे की साजिश। भारत चुप था अभी। फिर आया 1980 का दशक। भारतीय सेना के एक माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने एक ट्रैकिंग अभियान पर सब कुछ देखा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर हमने अभी कदम नहीं उठाया तो सियाचिन हमेशा के लिए पाकिस्तान हो जाएगा। कर्नल कुमार ने 1981 में खुद सियाचिन ट्रैकिंग किया। देखा कि पाकिस्तानी झंडे लहरा रहे थे। कोई गोली नहीं चली, कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन दुश्मन चुपके से जमीन खिसका रहा था। उधर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को पाकिस्तानी सेना ने एक गुप्त योजना सौंपी। 17 अप्रैल 1984 तक सियाचिन के सभी प्रमुख दर्रों पर कब्जा करना था। नक्शे तैयार हो चुके थे। पाकिस्तानी सैनिकों को 15,000 फीट के ऊपर से ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान ने एक गलती कर दी, अपना प्लान लीक होने दिया। फरवरी 1984 रॉ के एक इनपुट ने दिल्ली में हलचल मचा दी। हेडक्वार्टर में एक गुप्त ब्रीफिंग हुई। जनरलों ने PM इंदिरा गांधी को बताया, अगर पाकिस्तान ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो वह पूरे लद्दाख और नुरबा घाटी पर नजर रखेगा। कारगिल का रास्ता उनके हाथ में होगा। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, यह सच था। समझिए सियाचिन की ताकत को। 76 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है। इसके ऊपर साल्टोरो रिज, प्राकृतिक दीवार। इस दीवार पर जिसका कब्जा हो उसके हाथ में 3 चीजें आती है, नुब्रा घाटी, श्योक नदी और कारगिल लेह का रास्ता। यानी पाकिस्तान के हाथों में सियाचिन गया तो पूरा लद्दाख दुश्मन की निगरानी में होगा। सेना के हर जवान की रीढ़ पर पाकिस्तानी खंजर होगा। दोस्तों, तय हुआ, अब पीछे हटने का समय नहीं था। इंदिरा गांधी ने ग्रीन फ्लैग दे दी। ऑपरेशन मेघदूत कालिदास के काव्य मेघदूत पर नाम रखा, जहां एक यक्ष बादल के जरिए संदेश भेजता है। यहाँ हमारा मेघ था भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर और AN-32 विमान साथ थे। मार्च 1984
घड़ी चलने लगी। ऑपरेशन के नाम के पीछे असली चुनौती थी पाकिस्तान से 4 दिन पहले पहुंचना। लेकिन सियाचिन का रास्ता आसान नहीं था। कोई सड़क नहीं, कोई रास्ता नहीं। जोजिला दर्रे पर बर्फ की मोटाई 10 फीट से ज्यादा। भारतीय सेना के कुमाऊं रेजिमेंट के जवान और लद्दाख स्काउट्स ने मार्च में ही पैदल चलना शुरू कर दिया था, बर्फ में पैर गाड़ते हुए 12,000 फीट से 18,000 फीट तक बिना ऑक्सीजन के। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सियाचिन में सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी गोली नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचना, शरीर के अंग सुन पर जाना, पहाड़ से बर्फ गिरना और -60 डिग्री का तापमान। जब ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ तो पहले ही हफ्ते में एक बर्फीले तूफान ने पूरी कंपनी को रोक दिया। एक चौकी से दूसरी चौकी तक जाने में जवानों के पैर जम जाते थे। एक सैनिक लांस नायक चंद्रशेखर हरबोल की टीम 19 कुमाऊं मुश्किल से 5 साल पुरानी रेजिमेंट थी। 17 जवानों के साथ यह टीम एक बर्फ में दब गई। चंद्रशेखर का शव 38 साल बाद 2022 में मिला, एक पुराने बंकर में। उसके परिवार को 38 साल तक कोई पक्की खबर नहीं मिली। एक और लेफ्टिनेंट राजीव पांडे, जिनके नाम के आगे ऑपरेशन राजीव रखा गया, 1987 में एक पाकिस्तानी स्नाइपर को गोली लगी और शहीद। असली असफलता यह थी, हम जीत तो गए लेकिन जीत की कीमत पर हमारे जवान अनदेखे अनसुने अनकहे दब गए। 13 अप्रैल 1984 सुबह के 7 बजे कैप्टन संजय कुलकर्णी, एक हेलीकॉप्टर पायलट ने Mi-17 में 20 से अधिक जवानों को लादा और बिला फोंटला के पास उतारा। 22,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची लैंडिंग। लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ। 1987 में एक पाकिस्तानी चौकी कायदे आजम पोस्ट 22,153 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई थी। यह चौकी सीधे भारतीय सप्लाई लाइनों पर नजर रख रही थी। पाकिस्तानी SSG कमांडो ने इस चौकी को किला बना लिया था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव कोड नेम दिया उस शहीद अफसर के नाम पर जो 1984 में मारा गया था। एक छोटी सी टीम बनी 5 जवान की, नायब सूबेदार बाना सिंह, सुनीला और 3 अन्य। उनका काम था 1500 फीट ऊंची बर्फ की दीवार को पार करना। ये दीवार 80 डिग्री झुकी हुई थी। बर्फ इतनी सख्त थी कि कुल्हाड़ी गराना भी मुश्किल था। बाना सिंह आगे बढ़े। 24 जून से 26 जून तक 3 दिन 2 रातें बिना नींद के, बिना रुके। रात का तापमान -50 डिग्री। हवा इतनी तेज कि कानों से खून निकल आता। दूसरी रात एक पाकिस्तानी सेंट्री ने टीम को देख लिया। फायरिंग शुरू हो गई। बाना सिंह ने अपने साथियों को आदेश दिया, मैं आगे बढ़ूंगा, तुम मुझे कवर दो। 26 जून सुबह 3 बजे बाना सिंह ने पाकिस्तानी बंकर में ग्रेनेड फेंका। धमाके के बाद वह अंदर घुसे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा 3 पाकिस्तानी कमांडो ढेर हो चुके थे, बाकी भाग गए। सुबह 4:30 बजे तिरंगा लहराया। उस चौकी का नाम बदल दिया गया। बाना पोस्ट। नायब सूबेदार बाना सिंह का नाम अमर हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यहीं खत्म हो गया था हमारा बदला? बाना पोस्ट पर तिरंगा तो लहरा दिया, लेकिन पाकिस्तान का दर्द खत्म नहीं हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उसी सियाचिन के नक्शे पर पाकिस्तानी सेना ने उन्हीं दर्रों के रास्ते घुसपैठ की जिन पर हम 1984 में कब्जा कर चुके थे। लेकिन भारत अब 1984 वाला भारत नहीं था। 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने वापस टाइगर हिल, टोलोलिंग और मस्को घाटी पर कब्जा किया। यह बदला था 1984 के शहीदों के लिए, 1987 के शहीदों के लिए और हर उस जवान के लिए जो बर्फ में दब गया। 2003 में दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन सियाचिन पर बंदूकें चुप नहीं हुई। 2012 में गयारी सेक्टर में बर्फ गिरने की वजह से 129 पाकिस्तानी सैनिक को दफन कर दिया। प्रकृति ने वो बदला ले लिया जो इंसान नहीं ले सका। भारतीय सेना के आंकड़े बताते हैं 1984 से 2025 तक 870 से अधिक भारतीय सैनिक सियाचिन में शहीद हुए। लेकिन कुल कितने? कुछ अनुमान बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों के मिलाकर 2500 से 8000 सैनिक मारे गए। दोस्तों, सियाचिन सिखाता है भारत अपने जवानों की कुर्बानी कभी नहीं भूलता, चाहे शव को निकालने में 38 साल लग जाए, चाहे बर्फ में जमे हाथों से तिरंगा फहराना पड़े। बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला,
लेकिन लांस नायक चंद्रशेखर, उसका परिवार 38 साल बाद उसकी अस्थियां पाकर रोया। कर्नल बुल कुमार, जिनके ट्रैकिंग अभियानों ने यह युद्ध संभव बनाया, उन्हें सिर्फ गुमनाम हीरो कहा जाता है। तो सवाल उठता है दोस्तों, जब हम सियाचिन दिवस मनाते हैं तो क्या हम सिर्फ ऑपरेशन मेघदूत की जश्न मना रहे हैं या उन हजारों अनकहे अनदेखे कुर्बानियों को याद कर रहे हैं? आज भी सियाचिन पर हमारे जवान तैनात हैं। आज भी वहां पर तापमान -50 डिग्री है। आज भी दुश्मन 2 किलोमीटर दूर बैठा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर भारतीय ये जान सके इस सियाचिन पर जो झंडा लहरा रहा है वह बर्फ से नहीं, खून से लहरा रहा है। सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे ही कहानी जानने को मिले। एक बात और, कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या पाकिस्तान को सियाचिन पर कभी सैन्य हार का एहसास हुआ या वो आज भी उसे केवल डिस्प्यूट कहता है? जय हिंद।